नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल शिक्षा और शिक्षण पे। आज इस पे हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ते हैं जिसका नाम है NEP 2020। जी हाँ, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी शिक्षकों के लिए। इसमें अगर देखा जाए तो सभी शिक्षक वाले एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यह शिक्षकों के लिए एक ग्रंथ है, एक गाइडलाइन है। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो 2020 NEP से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बताए जाएंगे और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजों को स्टेप बाय स्टेप बताए जाएंगे, इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहे, वीडियो को बिना स्किप किए। सबसे पहले देखते हैं कि जो NEP 2020 है उसको हिंदी और अंग्रेजी में क्या कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं नई शिक्षा नीति और अंग्रेजी में कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इस पॉलिसी को लाया किसने, कौन सी मिनिस्ट्री है जो इस पॉलिसी पे काम करती है? तो जैसा नीचे देख रहे हैं लिखा गया है MHRD। जी हाँ, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यह इंडिकेट करता है कि अब सीधा सीधा यह मिनिस्ट्री एजुकेशन से संबंधित है, जो पहले कहा जाता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एनईपी को अगर हम पीछे से देखें कि आया कब, तो यहाँ पे लिखा हुआ है NEP सबसे पहले आया है 1968 में। कब आया है? 1968 में सबसे पहला आया है। और अगर हम उसी के डिजिट को चेंज कर दे तो बनता है 1986, जब दूसरा आया। जब पहला आता है 1968, क्या आता है पहला? जी हाँ, पहला हमारे पास आता है 1968। अब 1968 जो है वो 1964 कोठारी कमीशन, आपको याद होगा, उसके सुझाव पर यह नई शिक्षा नीति आई। उसके बाद आता है दूसरा, जो आता है 1986 में, उतने सालों के बाद। और लगभग 34 साल इंतजार करने के बाद अब हमने उसमें कुछ बहुत बड़ा चेंज किया जो 2020 में हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें तो हमारे पास बीच में जो 1986 था उसके बीच में 1992 में एक छोटा बदलाव भी होता है जो बहुत बड़ा नहीं होता है, इसलिए उसको एक नई शिक्षा नीति अलग से नहीं बना के उसी में संशोधन या सुधार मान सकते हैं। लेकिन उसके अगर मेन की बात करें तो 1986 के 34 सालों के बाद यानी कि 2020 में हमें नई शिक्षा नीति की जरूरत पड़ती है। नई शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आज के बदलते विचारधारा को देखते हुए, बदलते शिक्षा के मांग को देखते हुए हमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव करने पड़े, इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं कि समिति का गठन कब किया गया, समिति का गठन कि आखिर बनाया कब, कब से स्टार्ट हुआ, तो जून 2017 में समिति का गठन हुआ और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है के कस्तूरी रंजन को। के कस्तूरी रंजन कौन थे? तो ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में मई 2019 में मसौदा तैयार किया गया। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत बीएड रखा गया। यानी कि अभी उसके पहले अभी 2 वर्षों का बीएड होता है, डीएलएड होता है, लेकिन अब इसमें कहा गया कि 2030 तक किसी भी टीचिंग जॉब के लिए ऑल ओवर इंडिया में हमें 4 साल का एकीकृत बीएड चाहिए। एकीकृत बीएड यानी कि जिसका भी शिक्षक बनने का मन हो वह पहले से ही ग्रेजुएशन करते समय ही वो एक बीएड का ऐसा कोर्स चुनेंगे जो एकीकृत होगा, जिसमें बीएड और बीए की पढ़ाई या बीएससी और बीएड की पढ़ाई साथ में चलेगी। इसी को कहते हैं एकीकृत। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया, आपने इसके बारे में सुना होगा कि 10+2 को खत्म कर दिया गया और इसके बदले में आया 5+3+3+4। जी हाँ, 10+2 अगर हम काउंट करें तो 12 साल और 5+3+3+4 काउंट करें तो कितने हो जाते हैं? 4 3 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 ईयर्स। जी हाँ, तो सबसे पहले हम 12 साल कनेक्टेड होते थे स्टेट गवर्नमेंट से और उसके बाद वो हमें उठा के कॉलेज में दे देते थे या किसी यूनिवर्सिटी में दे देते थे, लेकिन अब वो अपने पास 15 साल रखेंगे, देन वो हमें यूनिवर्सिटी में देंगे। इसमें स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया। यानी कि अभी तक क्या होता था कि स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम चूज करता था या फिर आर्ट्स स्ट्रीम चूज करता था, लेकिन अब उसको खत्म करके
मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कर दिया गया। जी हाँ, ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्या है कि अब बच्चे कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया गया। और मल्टीपल एंट्री, अब बच्चे चाहें तो साइंस के साथ कोई आर्ट्स का अपना फेवरेट सब्जेक्ट ले सकते हैं, और अगर आर्ट्स लिया है और उनको साइंस का कोई एक सब्जेक्ट पसंद है जैसे बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, तो वो उसको भी चूज कर सकते हैं, यानी कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और यही होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो साइंस में मान लो कि अच्छे हैं, लेकिन उनका मन है कि कहीं ना कहीं हम भूगोल भी पढ़ते या कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री भी पढ़ते, तो पहले वो नहीं ले सकते, लेकिन अब उनके पास ऑप्शन है कि अपनी रुचि का कोई भी विषय वो चूज कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पे एक अच्छी चीज की शुरुआत की गई कि अब आप कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्ट्रीम को ले सकते हैं, किसी के साथ भी किसी को मिक्सअप कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज आया, एंट्री और एग्जिट, यानी कि 4 वर्षों में आप कहीं भी एंट्री ले सकते हैं और फिर कहीं भी एग्जिट हो सकते हैं। उसके लिए अलग अलग डिग्रियां दी जाएंगी आपको, इसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं शुरुआत के साल, 5+3+3+4 को अच्छे से समझते हैं। वीडियो में मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले जो 10+2 का कॉन्सेप्ट था, जो 10+2 का कॉन्सेप्ट था वो था स्टार्टेड फ्रॉम 6 ईयर, यानी कि जब बच्चा 6 साल का हो जाता था तब वह क्लास 1 में जाता था, क्लास 1 में जाता था, और इस तरह से करते करते वो 12th क्लास तक सरकार के साथ बना रहता था। लेकिन 5+3+3+4 में क्या हुआ कि यह स्टार्ट कब किया गया, किस एज ग्रुप से, तो यह स्टार्ट पहले ही कर दिया गया एज 3 से। जी हाँ, एज 3 से ही आखिर इसकी शुरुआत क्यों होती है, तो इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि जब शुरू में देखा गया कि बच्चे कक्षा 1 में आते थे तो वो बहुत सारी चीजों से अनभिज्ञ होते थे, उनको बहुत सारी पीछे की जानकारी नहीं होती, और जबकि हम जानते हैं कि बच्चों को प्ले स्कूल में डाला जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे अभाव से माता पिता उनको प्ले स्कूल में नहीं डालते थे। इसलिए जब बच्चे सीधे कक्षा 1 में आते थे तो वो अपने विद्यालय से कनेक्ट नहीं हो पाते थे। इसीलिए क्या किया गया कि बच्चों को 3 साल पहले से ही सरकार ले लेती है और उनको वह पढ़ाती नहीं है, बल्कि खेल खेल के जरिए कनेक्ट करती है। तो यह 3 साल जो है उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी साल है, इसीलिए इसको भी अब शामिल किया गया जो शुरुआत का साल है। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं, आता है फाउंडेशनल स्टेज। सबसे पहले इस स्टेज का नाम है फाउंडेशनल स्टेज। यह स्टेज एज 3 से स्टार्ट हो जाता है और यह कब तक होता है, 5 सालों तक होता है। सबसे पहले 3 साल प्ले स्कूल किया जाता है, जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का पहले कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट अब हो गया है बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3। और बाल वाटिका के बाद बच्चे जाते हैं क्लास 1 और 2 में। जब तक बच्चे क्लास 1 और 2 में जाते हैं तब तक बच्चे फाउंडेशनल स्टेज में कहे जाते हैं। जी हाँ, किस स्टेज में बच्चे अभी हैं, फाउंडेशनल स्टेज में, यानी कि बच्चों का फाउंडेशन अभी तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे जब बच्चे प्ले स्कूल में होते हैं तो उनको सिर्फ खेल खिलाया जाता है, खेल खेल से उनको कलर्स बताया जाता है, जानवरों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम, ये सारी चीजें उनको खेल खेल के माध्यम से बताई जाती है। लेकिन जैसे ही फिर बच्चा क्लास 1-2 में जाता है, अब उसको खेल खेल के साथ थोड़े से किताबी ज्ञान भी दिए जाते हैं, लेकिन इसमें अभी नो एग्जाम होता है, यानी कि 5 सालों से पहले 5 सालों तक बच्चों का कोई एग्जाम नहीं होगा जब तक बच्चे प्ले स्कूल में है, यानी कि बाल वाटिका 1-3 में है, और बच्चे क्लास 1-2 में है। कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, यानी एग्जाम का उनका कोई डर नहीं रहेगा। तो इसीलिए फाउंडेशनल स्टेज बहुत जरूरी है। एक प्राइमरी शिक्षक के लिए यह जानना जरूरी है कि फाउंडेशनल स्टेज क्या होता है, इसमें बच्चे को कैसे एंगेज करे, कैसे उसको विद्यालय से जोड़े, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में अभी अभी आया है और इस अवस्था में आने के बाद वह विद्यालय से जुड़ रहा है, अपने शिक्षकों से जुड़ रहा है, अपने बच्चों से जुड़ रहा है। अगला आता है हमारा प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है, क्योंकि इसमें अब बच्चे प्रिपेयर होने लगते हैं और बच्चों का एग्जाम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, इससे पहले वाले स्टेज में बच्चे अभी तक एग्जाम नहीं देते थे, लेकिन अब बच्चे क्या करेंगे, एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे, और यह जो है वो 3 सालों के लिए होता है, जिसमें आता है क्लास 3
to 5 यानी कि कितने साल हो गए, 3 साल हो गए इसमें, बच्चे इसमें 3 इयर्स रहते हैं। देन आता है, ये क्या है, इसमें अब बच्चे एक्टिविटी भी करेंगे एंड स्टडी भी करेंगे, यानी कि क्योंकि अब बच्चे तुरंत प्ले से निकले होते हैं तो यह भी एक्टिविटी भी ज्यादा करते हैं, लेकिन अब इसमें पढ़ाई भी जुड़ जाएगी। और अगर इसमें लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में मदर टंग में पढ़ाना जरूरी है और बच्चों को एक नेशनल लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें मदर टंग पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि अगर हम बच्चों को दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाने लगेंगे तो बच्चे पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हटने लगेंगे, इसलिए बच्चों को हमें मदर लैंग्वेज भी देना है। और यह प्रिपरेटरी स्टेज क्यों है, क्योंकि अब बच्चे इसमें प्रिपेयर होने लगे कि बच्चों को आगे कैसे पढ़ना है, आगे कैसे करना है, एग्जाम्स कैसे देने। अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज का नाम है मिडिल स्टेज। थर्ड स्टेज हमारा आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज भी 3 वर्षों का होता है। हमने 5+3+3+4 में 5 पढ़ लिया जो फाउंडेशनल स्टेज है, 3 पढ़ लिया जो प्रिपरेटरी स्टेज है, अगला 3 जो है वो आता है मिडिल स्टेज, जो कि अगेन 3 इयर्स का होने वाला है। और इसमें कौन कौन से क्लास को कवर किया जाता है, इसमें क्लासेस कवर की जाती हैं 6 to 8, यानी कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, इस तरह से यह भी 3 वर्षों का एक स्टेज है। इसमें बच्चों को एक इंडियन लैंग्वेज दिया जाता है, जो भी इंडियन लैंग्वेज है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, उनको इसका भी ज्ञान दिया जाता है। अब यानी कि बच्चे अपनी मदर लैंग्वेज से हटकर भी एक इंडियन लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। और इसके जो महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। पहला है कंप्यूटर कोड, यानी कि बच्चे जैसे ही क्लास 6 में आ जाते हैं अब वो कंप्यूटर में कोडिंग करने लगते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें बच्चे काफी उत्साह से भरपूर, एनर्जी से भरपूर होते हैं और जल्दी सीखने की भावना होती है। तो बच्चों को अब नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराएंगे, इसमें हम उनको अब कंप्यूटर से अवगत कराएंगे। देन आता है वोकेशनल एंड टेक, यानी कि अब बच्चों को वोकेशनल कुछ कार्य करवाया जाएगा, यानी कि बच्चों को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, जैसे सिलाई, मछली पकड़ना, बढ़ई, या फिर मिट्टी से कुछ घड़े बनाना, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वोकेशनल जिसमें वो स्किल सीखते हैं, चाहे वो डांस का हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई बुनाई हो, या फिर कुकिंग हो, बहुत सारे ऐसे कोर्स करवाते हैं। इसके साथ ही साथ उसमें मैथ, साइंस, आर्ट, इन सभी चीजों को महत्ता दी जाती है, यानी कि मैथ भी अच्छे से पढ़ाया जाता है, साइंस भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाता है और आर्ट्स को भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाया जाता है। और इसमें अब बच्चा इंडियन लैंग्वेज चूज करने लगा, जैसा कि हमने अभी बताया, संस्कृत, उर्दू, कोई एक लैंग्वेज को चूज करके पढ़ेगा। इसके बाद 5+3+3 जब कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट स्टेज आता है 4, और इस 4 स्टेज का नाम है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज जो कि 4 इयर्स का होता है। इसमें पहले क्या होता था 10+2, जिसमें 11, 12 2 में काउंट किए जाते थे, लेकिन अब यह सीधा क्लास 9 से लेके 12 तक की क्लासेस इसमें होंगी। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जुड़ गया है जिसका नाम है सेमेस्टर वाइज एग्जाम। जी हाँ, सेमेस्टर वाइज एग्जाम क्यों इतना महत्वपूर्ण है? पहले क्या होता था कि बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स हर साल होते थे, प्रत्येक साल एक बार होता था, तो बच्चे शुरुआत में पढ़ाई नहीं करते थे क्योंकि उनको पता होता था कि एग्जाम तो साल के लास्ट में है तो हम लास्ट में पढ़ लेंगे। इससे क्या होता था कि वो पूरे साल नहीं पढ़ते थे, जबकि एग्जाम के 1-2 महीना पहले वो बहुत प्रेशर में आ जाते थे और पढ़ते थे। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, सेमेस्टर वाइज, यानी कि हर क्लास में, जैसे 9th क्लास में 2 बार एग्जाम, 10th क्लास में 2 बार एग्जाम, ऐसे करते करते जब 2-2 बार एग्जाम्स, चाहे वो 11th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में हो, होने लगा, तो बच्चों को पता है कि अब महीने के लास्ट में, साल के लास्ट में नहीं पढ़ना है हमें, अब हमें रोज पढ़ना है। इससे बच्चों का प्रेशर भी कम होगा, यानी कि उनके जो माइंड पे प्रेशर होता था साल के लास्ट में, अब वो कम हो जाएगा। इसीलिए सेमेस्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पे बच्चे मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, आर्ट्स, साइंस और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स जो उनके मन की इच्छा हो वो उसके अनुसार पढ़ सकते हैं। बच्चों को इसमें क्रिटिकल थिंकिंग करवाया जाता है, यानी कि रटंत विद्या से बिल्कुल अलग, क्योंकि अब बच्चे
फोर्थ स्टेज में है पियाजे के अकॉर्डिंग, जिसमें वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका फुल हो जाता है। अब वो क्रिटिकली किसी चीज को एनालिसिस कर पाते हैं, वो किसी चीज की परिकल्पना कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन को। इसीलिए उनको ऐसे ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जो क्रिटिकली हो, जो सिचुएशन पे बेस्ड हो। और इसमें अब एक चीज जुड़ जाता है फॉरेन लैंग्वेज, यानी अब बच्चा एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकता है। यानी कि सबसे पहले हमने शुरुआत की मदर टंग से, जो बच्चों के सबसे पास है। उसके बाद बच्चों को अब एक फॉरेन लैंग्वेज दिया जाएगा। इस फॉरेन लैंग्वेज में वह कोई भी भाषा को चूज कर सकता है। यानी कि शुरुआती साल में हमने देखा कि बच्चे अपने मदर टंग को सीखते हैं, फिर उसके बाद वो किसी भी इंडियन लैंग्वेज को लेते हैं, लेकिन अब उनके पास चॉइस होता है कि किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को चूज करें। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम और शिक्षा से जुड़ी अलग अलग टॉपिकों को डील करेंगे, उसको समझेंगे और उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी बनाएंगे।